हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में। और यह दोस्तों हमारा दिसंबर 2020 का लास्ट वीडियो रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। तो इससे पहले के जो दोस्तों करंट अफेयर्स के वीडियो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा आप हमारे चैनल पर। देखिए सभी माह के करंट अफेयर्स के वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। आप नॉर्मली हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जहां पे प्लेलिस्ट है उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2020 वाली। यहां पर आप देख सकते हैं नवंबर के करंट अफेयर भी हैं, सितंबर अक्टूबर के भी हैं दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है वाली वीडियो भी है। इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर आपके उत्तराखंड के जुलाई अगस्त के करंट अफेयर भी हैं और जनवरी से लेकर जून तक के भी करंट अफेयर्स है। यानी कि टोटली कंप्लीट जो करंट अफेयर है आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये सभी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, क्योंकि यूके ट्रिपल एस दोस्तों 3 से 4 साल पुराने या 1 से 2 साल पुराने भी करंट अफेयर्स पूछता है। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अभी तक इससे पहले के दोस्तों जनवरी से लेकर के नवंबर माह तक के करंट अफेयर आपको देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। नॉर्मली सभी करंट अफेयर आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और यह दिसंबर माह का हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है और करंट अफेयर्स का अंतिम पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश के पहले पॉलिनेटर पार्क या परागकण पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो देश के पहले पॉलिनेटर पार्क या परागकण पार्क की स्थापना दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में की गई। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में की गई है देश के पहले परागकण या पोलिटर पार्क की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके तहत 40 से अधिक प्रजातियां संरक्षण की गई है। इसमें मधुमक्खी और पक्षियों सहित 40 से अधिक प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षण किया गया है। और हल्द्वानी के 4 एकड़ क्षेत्र में इस परागकण पार्क की स्थापना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के पहले पॉलिनेटर पार्क या परागकण पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। हल्द्वानी नैनीताल में की गई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं सोच रहा हूं आपको जो भी मैंने आपको अभी करंट अफेयर दिए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के देता हूं 1 घंटे के आसपास की वीडियो, जिसमें हम सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर अप कर देते हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एक वीडियो बना के दूं या नहीं दूं। ठीक है, तो चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं कि यूएनडीपी के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे गरीब जिला व सबसे अमीर जिला कौन सा है। और दोस्तों जो ये यूएनडीपी का सर्वे था वह 2011 का सर्वे था। अभी क्या है दोस्तों, दोबारा से उत्तराखंड में 9 साल बाद गरीबों की गिनती शुरू हो रही है। और दिसंबर 2020 यानी कि 16 दिसंबर 2020 से ये हमारा अभियान शुरू हुआ है, जिसमें गरीबों की गिनती की जा रही है कि सबसे गरीब जिला कौन सा है और सबसे अमीर जिला कौन सा है। लेकिन जो यूएनडीपी का 2011 वाला सर्वे था, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है, उसके तहत उत्तराखंड राज्य का सबसे गरीब जिला कौन सा है दोस्तों, तो वह है चंपावत। उत्तराखंड राज्य का सबसे गरीब जिला है। और सबसे अमीर जिला कौन सा है, वह है दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड राज्य का सबसे अमीर जिला है। और अभी उत्तराखंड में 9 साल बाद होगी दोस्तों गरीबों की गिनती। इससे पहले कब हुई थी, 2011 में हुई थी। और दिसंबर 2020 से आपकी ये गिनती शुरू हो जाएगी। यानी कि और यूएनडीपी दोस्तों यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानकों के आधार पर यह सर्वे हमारा शुरू किया गया है दिसंबर 2020 से। तो अभी तक आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड का सबसे गरीब जिला चंपावत और सबसे अमीर जिला देहरादून। अभी की जो आपका नई गिनती हो रही है गरीबों की, उसके बाद में रिकॉर्ड चेंज हो सकता है। तीसरा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। यानी कि अभी दोस्तों हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में हमारे नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं। कौन, राघवेंद्र सिंह चौहान, यानी कि RS चौहान जी हमारे दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं। इससे पहले दोस्तों न्यायाधीश कौन थे, इससे पहले न्यायाधीश थे रवि कुमार मलिमथ। कौन थे, रवि कुमार मलिमथ, जो कि कार्यकारी न्यायाधीश का काम कर रहे थे। कार्यकारी न्यायाधीश थे, परमानेंट न्यायाधीश नहीं थे। लेकिन अब रवि कुमार मलिमथ के स्थान पर इनका स्थान ले लिया किसने, राघवेंद्र सिंह चौहान ने। तो यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, तो राघवेंद्र सिंह चौहान नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और अगला प्रश्न यहां से जो इंपोर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां स्थित है दोस्तों, नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। और वर्तमान समय पे इसके चीफ जस्टिस कौन है या मुख्य न्यायाधीश कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान है। यहां पर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, नैनीताल हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या आपकी 11, जिसमें से 9 तो आपके परमानेंट न्यायाधीश होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं, एडिशनल होते हैं। इन 9 में दोस्तों 8 हमारे सिर्फ न्यायाधीश होंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, 8 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 क्या होते हैं, कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं। टोटल संख्या यहाँ पे 11 की। इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और इससे पहले राघवेंद्र सिंह चौहान कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और उत्तराखंड का जो न्यायालय था दोस्तों वह भारत के 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कि उत्तराखंड का नया राज्यसभा सांसद किसे नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अब राज्यसभा की 3 सीटें थी तो इसमें हमारे क्या होते हैं? 3 सांसद कार्य करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमारे सांसद कौन कौन से थे? अनिल बलूनी जी थे, प्रदीप टमटा जी थे और राज बब्बर जी थे। अब दोस्तों राज बब्बर का कार्यकाल पूरा हो गया है, इस कारण नए राज्यसभा सांसद कौन नियुक्त हुए हैं? नरेश बंसल जी। कौन? नरेश बंसल जी नए राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए हैं और इन्होंने राज बब्बर का स्थान लिया है और दोस्तों निर्विरोध सेलेक्ट हुए हैं। कौन? नरेश बंसल जी नए राज्यसभा सांसद। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि हाल ही में मंगलेश डबराल जी का निधन कोविड-19 बीमारी के कारण हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? और मंगलेश डबराल दोस्तों काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यूके SSSC के हिंदी के सिलेबस में भी है और उत्तराखंड के सिलेबस में भी है। तो मंगलेश डबराल का निधन अभी कोविड-19 बीमारी के कारण हो गया है। इनका संबंध किससे था दोस्तों? यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार रहे हैं और अभी हाल ही में 9 दिसंबर सन 2020 को कोविड-19 बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। मंगलेश डबराल का दोस्तों मूल रूप से संबंध कहां से है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से इनका संबंध है और इनका जन्म स्थल भी कहां था? 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो मंगलेश डबराल का संबंध क्या था? हिंदी कवि या साहित्यकार थे। इनकी अभी हाल ही में कोविड-19 बीमारी के कारण 9 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई है। जन्म कब हुआ था? 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी में इनका जन्म हुआ था। इतने पॉइंट आप इनसे डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इन्हें दोस्तों सन 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए या काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सन 2000 में सम्मानित किया गया था। अब प्रश्न बन सकता है कि मंगलेश डबराल जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हम जो देखते हैं के लिए किया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि पहाड़ पर लालटेन एग्जाम में पूछा गया, घर का रास्ता, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, नए युग में शत्रु, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, एक बार आयोवा। इनके कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं और यहां से दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये सभी रचनाएं नोट कर लीजिएगा, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, नए युग में शत्रु, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं और एक बार आयोवा। ये सभी काव्य संग्रह इंपोर्टेंट है मंगलेश डबराल जी के। तो इतने पॉइंट आप इनसे नोट डाउन कर लीजिएगा। संबंध कहां से था इनका? टिहरी गढ़वाल जनपद से था और कवि और साहित्यकार के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। हिंदी के प्रमुख कवियों में भी इनकी गणना की जाती थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सौंग बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है और कौन से जनपद में निर्मित की जा रही है? तो सौंग बांध परियोजना का कार्य दोस्तों अभी आपका मार्च 2021 से शुरू होना है। मुख्यमंत्री साहब ने इसकी घोषणा करी है। तो सौंग बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है दोस्तों? सौंग नदी पर ही यह सौंग बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह सौंग बांध परियोजना किस जनपद की है दोस्तों? देहरादून जनपद की है। अब देखिए दोस्तों, जो ये सौंग नदी है इसे रिस्पना नदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। किसकी? रिस्पना नदी की सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है। इस कारण अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सौंग बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, अगर ऑप्शन में सौंग नहीं होता है तो आप रिस्पना को भी सही कर सकते हैं। और मार्च से 2021 के इसका कार्य शुरू होगा और सीएम साहब ने यह घोषणा करी है कि एक साल में लगभग इसका कार्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से आपका प्रश्न इंपोर्टेंट एक और बनता है दोस्तों कि सौंग नदी किसकी सहायक नदी है? रिस्पना नदी की सहायक नदी है। तो सौंग बांध परियोजना रिस्पना नदी पर भी हमारी स्थित मानी जाती है कभी कभी, लेकिन अधिकतर पहला प्रेफरेंस आपको हमेशा सौंग नदी को ही देना है। और यह सौंग बांध परियोजना किस जनपद में निर्मित की जाएगी? देहरादून जनपद में निर्मित की जाएगी। आप देखिए दोस्तों, सौंग नदी से एक प्रश्न इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने वाली नदी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने वाली नदी के रूप में भी सौंग नदी को ही जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ऋषि पर्णा के नाम से अभियान शुरू किया है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में बन सकता है कि सौंग बांध परियोजना हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ऋषि पर्णा अभियान को शुरू किया गया है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है दोस्तों कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो ऋषि पर्णा अभियान को शुरू किया है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी बन सकता है दोस्तों कि ऋषि पर्णा अभियान का संबंध किससे है? तो रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने से है। और सौंग बांध परियोजना कहां की है? देहरादून की परियोजना है, जो कि रिस्पना नदी या सौंग नदी पर निर्मित की जा रही है। रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने वाली नदी के रूप में भी सौंग नदी को जाना जाता है और ऋषि पर्णा नाम से इसका अभियान शुरू हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी कि उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? तो आप लोगों ने दोस्तों अभी हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, न्यूज चैनल्स में काफी हाईलाइटेड न्यूज थी कि राज्यपाल हमारी जो है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक लौटा दिया है। उसी उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक या अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट कहा गया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम या उत्तराखंड राज्य
विश्वविद्यालय विधेयक से अम्ब्रेला एक्ट का संबंध है, ठीक है, जिसे दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 23 सितंबर 2020 को विधानसभा में लाया गया था और इसके तहत इस विधेयक को सदन से पास कराकर राजभवन में भेज दिया गया था और प्रदेश में संचालित सभी राज्य घोषित विश्वविद्यालयों को एक कानून के दायरे में लाने की मंशा से सरकार ने यह विधेयक बनाया था। लेकिन राज्यपाल ने दोस्तों, जो हमारी बेबी रानी मौर्य जी हैं वर्तमान में हमारी उत्तराखंड की राज्यपाल, उन्होंने इस विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक या उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से है, जो कि राज्यसभा में कब लाया गया था? 23 सितंबर 2020 को लाया गया था और इसी अधिनियम को कहा गया हमारा क्या, या इसी विधेयक को कहा गया राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020, ठीक है। अभी से दोबारा से भेजा जाएगा बेबी रानी मौर्य जी के पास में। तो अम्ब्रेला एक्ट का संबंध है विश्वविद्यालय अधिनियम से, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से, ठीक है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय क्षेत्र का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा गर्म पानी होता है उसकी सहायता से बिजली उत्पादन के लिए यह प्लांट स्थापित किया जा रहा है चमोली जनपद के तपोवन नामक क्षेत्र में, ठीक है। तपोवन पड़ता है जोशीमठ के पास में, चमोली जनपद में। वहीं पर हिमालय क्षेत्र का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह प्रश्न भी दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना आपको, हिमालय राज्य का पहला, हिमालय राज्य का या हम कहें उत्तराखंड राज्य का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये चमोली जनपद के जोशीमठ नामक स्थान के तपोवन में स्थापित किया जा रहा है और इसमें गर्म पानी का झरने से बिजली उत्पादन किया जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहां पे दोस्तों? तपोवन जोशीमठ के पास में, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा कि स्वर्गीय गजेंद्र सिंह नैथानी ताऊजी जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है ना, उत्तराखंड में ताऊजी किसे कहा गया है? क्या ताऊजी किसे कहा गया? तो गजेंद्र दत्त नैथानी जी को उत्तराखंड में ताऊजी कहा गया है और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी जलाशय का निर्माण दोस्तों जाखन नदी पर किया गया है और कहां किया गया है? देहरादून में किया गया है। और दोस्तों अभी आप लोगों ने एक झील का नाम सुना होगा, सूर्यधारा झील या सूर्यधारा झील या सूर्यधारा झील कहां स्थित है दोस्तों? देहरादून में सूर्यधारा झील का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है? जाखन नदी पर किया जा रहा है। और इसी सूर्यधारा झील का हमारा एक नाम स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी जलाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न आपसे बनता है अगर कि सूर्यधारा झील कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। सूर्यधारा झील का निर्माण कहां किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। कौन सी नदी पर किया जा रहा है दोस्तों? तो जाखन नदी पर किया जा रहा है। यहीं से आपसे प्रश्न बन सकता है कि स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय का निर्माण कहां किया गया? देहरादून में किया गया। कौन सी नदी पर किया गया? जाखन नदी पर किया गया। और इन्हीं गजेंद्र नैथानी जी को ताऊजी नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी, सूर्यधार परियोजना भी और ये भी। कौन सी नदी पर? जाखन नदी पर। कहां पे? देहरादून में, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला दोस्तों कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों जो रस्किन बॉन्ड जी हैं इनकी अभी वर्तमान में 2020 में 2 नई किताबें आई हैं। कौन कौन सी? द सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड हॉब ऑन एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है दोस्तों कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड जी को। रस्किन बॉन्ड जी की 2020 में 2 किताबें आई हैं दोस्तों। पहली किताब है क्या? द सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने दोस्तों अपने 16 साल की उम्र से लेकर लेखक बनने तक की कहानी को पिरोया है। और दूसरी जो इनकी बुक आई है वो आई है क्या? होप ऑन एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये भी किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड जी की बुक है, ठीक है। बाकी रस्किन बॉन्ड जी के बारे में मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु बुक के लेखक कौन है? हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु बुक के लेखक कौन है? यह है दोस्तों कौन? स्वामी सुंदरानंद जी, जिन्हें फोटो वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन? स्वामी सुंदरानंद जी, जिन्हें फोटो वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने दोस्तों फोटो वाले बाबा के नाम से ही देश दुनिया में पहचानने वाले बाबा के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी हमारे थे। कौन? स्वामी सुंदरानंद जी, जिस कारण इन्हें फोटो वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है। इनकी ही एक पुस्तक थी क्या? हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु। अभी दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो गया है। निधन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हाल ही में समाधि ले ली है, यानी कि इनका निधन हो गया है। और इनका समाधि स्थल कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? तो इनका समाधि स्थल बनाया जाएगा उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थित तपोवन कुटी के पास में। अब देखिए दोस्तों जो तपोवन है ना, उत्तराखंड में बहुत तपोवन है, ठीक है। तपोवन कहां कहां पे है? टिहरी गढ़वाल जनपद में भी तपोवन है दोस्तों। दूसरा हमारा उत्तरकाशी जनपद में भी तपोवन है और तीसरा टिहरी गढ़वाल जनपद में भी तपोवन है, ठीक है। सॉरी, तीसरा चमोली जनपद में भी तपोवन है। इन 3 जनपदों में तपोवन है। तो इनका जो समाधि स्थल बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है? उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री स्थित तपोवन कुटी के पास में इनका समाधि स्थल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी सुंदरानंद जी का संबंध किससे था? फोटोग्राफी से था दोस्तों। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु। इन्हें फोटो वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास में दोस्तों
गंगोत्री स्थित उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थित तपोवन कुटी के पास में इनका समाधि स्थल बनाया जा रहा है और इन्हें हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी सुंदरानंद। ठीक है, तपोवन कुटिया के पास में इनकी समाधि भी बनाई जा रही है और करीबन करीब दोस्तों 95 वर्ष की आयु में इन्होंने बुधवार की रात को अपना शरीर छोड़ दिया है और इनका समाधि स्थल कहां पे बनाया जा रहा है? तपोवन कुटिया नामक स्थान पर उत्तरकाशी जनपद में बनाया जा रहा है। फोटो वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध फोटोग्राफर के रूप में भी इनको ही जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का या भारत का पहला मॉस गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, अभी दोस्तों नवंबर का करंट अफेयर है, वहां पे छूट गया था कि उत्तराखंड का या देश का पहला मॉस गार्डन यानी कि काई गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जा रहा है नैनीताल जनपद में खुरपाताल के पास में। खुरपाताल के पास में एक लिंगाधार नामक स्थान है, वहां पर उत्तराखंड का या भारत देश का या देश का पहला मॉस गार्डन या काई गार्डन कहां स्थापित किया जा रहा है? नैनीताल जनपद में स्थापित किया जा रहा है और नैनीताल के खुरपाताल के पास में पड़ने वाले लिंगाधार नामक स्थल पर इस देश के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया? 20 नवंबर 2020 को। तो यह प्रश्न भी दोस्तों इंपोर्टेंट है। देश का पहला काई गार्डन कहां खोला गया? नैनीताल जनपद में खोला गया, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व कोच धर्मचंद का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था दोस्तों किससे? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से इनका संबंध था किसका? धर्मचंद जी का। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे, कोच भी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि दिसंबर में पड़ते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांजन दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांगत दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी दिवस है दोस्तों, इतने आप याद कर लीजिएगा फिलहाल, बाकी हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हेमंत कुमार पांडे जी को सम्मानित किया गया है और ये उत्तराखंड के ही एक हमारे क्या है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं। कौन? हेमंत कुमार पांडे जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला बात करते हैं दोस्तों कि जॉय हुकिल का संबंध किस क्षेत्र से है? जॉय हुकिल, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? एक प्रसिद्ध शिकारी है, ठीक है, जो कि नरभक्षी गुलदार मारने के काम में आते हैं। ठीक है, और इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद से है और अभी तक इनके नाम का रिकॉर्ड है कि इन्होंने 38 नरभक्षी गुलदार मार दिए हैं। 38 नरभक्षी गुलदार इन्होंने मार दिए। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी कार्बेट तो ठाकुर दत्त जोशी जी को उत्तराखंड का मिनी कार्बेट कहा जाता है। किसे? ठाकुर दत्त जोशी जी को। ठीक है, और जॉय हुकिल ये भी क्या है दोस्तों? शिकारी ही है और पौड़ी गढ़वाल जनपद से इनका संबंध है और नरभक्षी 38 गुलदार अभी तक 38 नरभक्षी गुलदार अभी तक ये मार चुके हैं। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली इनसे संबंधित नोट डाउन कर लेने हैं। और यह प्रश्न तो दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हेमंत पांडे जी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हेमंत पांडे जी को। इसी के साथ साथ चलिए अगले प्रश्न की बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि योर बेस्ट डे इज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, योर बेस्ट डे इज। ठीक है, तो ये अभी दोस्तों कोविड-19 या लॉकडाउन के संबंध में एक पुस्तक लिखी है अनुपम खेर जी ने, उनकी ही पुस्तक है योर बेस्ट डे इज। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर अप करा दिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की 129वीं जयंती कब मनाई गई है? दोस्तों देखिए, आपको बताइए होगा पेशावर कांड के नायक कौन थे? हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस की 129वीं जयंती को मनाया गया है। मनाया गया अभी हाल ही में 25 दिसंबर को। ठीक है, और जो पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। और ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे? 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे। गढ़वाल राइफल्स के 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे। कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। और इन्हीं की 129वीं जयंती को मनाया गया है। इनके ही नाम पर दोस्तों गैरसैंण का जो हमारा प्राचीन नाम था क्या था? चंद्रनगर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चंद्रनगर नाम दिया गया था। ठीक है, और पेशावर कांड की जो 23 अप्रैल वाली डेट थी दोस्तों, इस डेट को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने करी थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। इतने पॉइंट आप पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से नोट कर लीजिए। बाकी इनके बारे में वाली फैक्ट आपको और जानने हैं तो आप देख लीजिए उत्तराखंड की मैराथन क्लास, वहां पर मैं सब कुछ बता चुका हूं। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों कि काव्यरथी साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि किसे सम्मानित किया जाएगा? तो काव्यरथी साहित्य सम्मान 2020 से दोस्तों नीरज सिंह को सम्मानित किया जाएगा। ये कहां से संबंधित है? इनका टनकपुर से ही संबंध है। तो काव्यरथी साहित्य सम्मान 2020 से नीरज सिंह को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि योग व वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला शोध संस्थान कहां खोला गया है। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआईएमपी क्वेश्चन है कि योग व वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला शोध संस्थान कहां खोला गया है। तो ये खोला गया दोस्तों कहां पे, अल्मोड़ा में। और जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों क्या, योग निलियम। क्या है, योग निलियम, यानी कि योग एवं वैदिक अध्ययन शोध संस्थान। ये कहां खोला गया है, अल्मोड़ा में खोला गया है। देखिए दो से तीन प्रश्न यहां से दोस्तों आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो रामबाण प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न यहां से क्या है कि योग व वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का पहला शोध संस्थान कहां खोला गया है, अल्मोड़ा में खोला गया है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि योग निलियम शोध संस्थान कहां खोला गया, अल्मोड़ा में खोला गया। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योग एवं वैदिक अध्ययन शोध संस्थान कहां स्थित है। उत्तराखंड में योग एवं वैदिक अध्ययन शोध संस्थान कहां स्थित है, तो ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में ही स्थित है। वीवीआईएमपी प्रश्न है, नोट डाउन आप जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का नया मुख्यालय कहां बनाया जाएगा। तो गैरसैंण में इसका मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा करी है किसने, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है, अभी वर्तमान में अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन एक चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय गैरसैंण में बनाए जाने की भी घोषणा करी है। अभी खाली घोषणा हुई है, ठीक है, घोषणा हुई है, लेकिन अगर कहां पर स्थित है पूछा जाएगा तो आंसर आपको अभी भी अल्मोड़ा ही करना है। लेकिन घोषणा कहां पर, अभी नया मुख्यालय कहां पर बनाए जाने की घोषणा हुई है, गैरसैंण में हुई है। किसने करी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करी है, जो कि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विधानसभा में कब लाया गया, जिसे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा असंवैधानिक बताते हुए लौटा दिया गया है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। और ये क्या है, यही दोस्तों हमारा क्या है, अम्ब्रेला एक्ट था। अभी मैंने आपको एक प्रश्न पहले बताया था, अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे था, इसी उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 से था, जिसे विधानसभा में लाया गया कब दोस्तों, 23 सितंबर 2020 को इसे विधानसभा में लाया गया था। ठीक है, और इसी एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा गया है। और मैंने आपको बता दिया था कि ये जो एक्ट था इसे वापस कर दिया गया, यानी कि दोबारा मतलब वापस भेज दिया गया है। इंपोर्टेंट है, आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह प्रश्न है, इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही गंगा की परिक्रमा की शुरुआत कब से हुई है और इसका अंतिम पड़ाव कहां है। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा, हाल ही में गंगा की परिक्रमा की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत कहां से हुई है, प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई है और इसका अंतिम पड़ाव बनाया गया दोस्तों कहां पे, उत्तरकाशी जनपद के गोमुख में। गंगोत्री के पास के, गंगोत्री से ही 16-17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गोमुख, जहां से क्या गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। वही इस गंगा परिक्रमा का अंतिम पड़ाव हमारा रहेगा। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही गंगा की परिक्रमा की शुरुआत कब से हुई है, वो इसका अंतिम पड़ाव कहां है। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों कब से, 16 दिसंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है और अंतिम इसका दिन होगा मतलब गंगा परिक्रमा का 15 अगस्त 2021। ठीक है, और यह यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर गंगोत्री गोमुख में संपन्न होगी, गोमुख में संपन्न होगी। तो प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में, इस प्रकार से ही बन सकता है कि गंगा की परिक्रमा का अंतिम पड़ाव कौन सा है या किस जनपद में है। तो उत्तरकाशी जनपद के गोमुख में, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, वहीं पर इस यात्रा का क्या है, अंतिम पड़ाव है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अमरनाथ के बाद उत्तराखंड के अंतिम गांव नीति के टिम्मरसैंण में भी होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। अभी न्यूज़पेपर्स में हाल ही में न्यूज आई हुई थी कि अमरनाथ की यात्रा के जैसे ही दोस्तों उत्तराखंड के अंतिम गांव जो है नीति घाटी, नीति गांव, नीति या माड़ा, नीति घाटी के माड़ा गांव जो अंतिम गांव कहा जाता है, तो अंतिम गांव नीति के टिम्मरसैंण, टिम्मरसैंण गुफा आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। टिम्मरसैंण गुफा कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है क्या टिम्मरसैंण गुफा। उसी टिम्मरसैंण गुफा में भी होगी क्या, बाबा बर्फानी की यात्रा। आपको पता होगा टिम्मरसैंण गुफा में भी क्या होता है, एक बाबा बर्फानी का ऐसे लिंग टाइप का बन जाता है, जिसमें ऐसे निरंतर जल टपकता रहता है। इसी कारण उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जब वो उत्तराखंड के अंतिम गांव नीति के टिम्मरसैंण में भी होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। तो कभी अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पर आप इसे आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या टिम्मरसैंण गुफा कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। और इसी टिम्मरसैंण गुफा में पड़ता है हमारा क्या, टिम्मरसैंण में, इसी गुफा में क्या होता है, हमारा लिंग बनता है। उसी लिंग की यात्रा की बात की गई है कि जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंतिम गांव नीति के टिम्मरसैंण में भी होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। अगला प्रश्न है कि बंड विकास मेले का आयोजन कहां होता है। तो ये चमोली में होता है दोस्तों, लेकिन इस बार इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो बंड विकास मेला कहां, चमोली। अगला दोस्तों क्या, उत्तराखंड की उड़न पड़ी किसे कहा जाता है। तो एथलीट गरिमा जोशी को उत्तराखंड की उड़न परी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, उड़न परी में काफी सारे लोगों के नाम आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में शायद इनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण काफी मतलब चर्चाओं में ये फैक्ट हमारा रहा था। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि उत्तराखंड की उड़न परी किसे कहा जाता है। ठीक है, और एक फेमस एथलीट थी दोस्तों ये, ठीक है, जिन्होंने काफी सारे मेडल जीते थे, और अभी हाल ही में इनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, जिस कारण इनके लिए जो धनराशि थी वह कम पड़ गई थी। ठीक है, लेकिन नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड के उड़न परी किसको कहा जाता है, एथलीट गरिमा जोशी जी को कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड की हमारी कुछ अन्य उड़न परियां भी, मतलब अलग अलग लोगों के नाम हमारे उड़न परी में देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि शिवानी गुसाई भी उत्तराखंड की उड़न परी कहलाती हैं। ठीक है, एक दो नाम और हैं, ठीक है, जैसे कि रूपा कुछ नाम है उनका, वो भी उड़न परी कहलाती है। तो ये भी उड़न परी है, इनका भी अभी हाल ही में अखबार में आया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको, उत्तराखंड की उड़न परी गरिमा जोशी, एथलीट गरिमा जोशी। इसी के साथ साथ शिवानी
गोसाई को भी उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम है दोस्तों, कोई रूपा करके कुछ है, ठीक है, रूपा है, ठीक है, ये भी उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से जानी जाती है। इतने पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी गरिमा जोशी का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था किसी कारणवश, जिस कारण उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इनकी मदद की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है कि ट्रिपल पी मॉडल का संबंध किससे है, ठीक है। तो ट्रिपल पी मॉडल का संबंध है दोस्तों हिमालय पॉलिसी, हिमालय प्रोडक्ट और हिमालयन पर्सनैलिटी से, ठीक है। तो ट्रिपल पी का मतलब क्या है, तो प्रश्न आपसे एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि इनमें से कौन सा ट्रिपल पी मॉडल में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा हिमालय पॉलिसी, हिमालय प्रोडक्ट, हिमालयन पर्सनैलिटी, या फिर एक और कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यह ट्रिपल पी मॉडल का संबंध हिमालय पॉलिसी, हिमालय प्रोडक्ट और हिमालयन पर्सनैलिटी से है। डायरेक्टली न्यूज़पेपर में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक दोस्तों ट्रिपल पी मॉडल हमारा और है जिसका संबंध दोस्तों रेल महायोजना से भी है, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रवेश द्वार, या हम कहें गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार स्थित कलाल घाटी का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। तो कलाल घाटी का नाम परिवर्तित करके दोस्तों अब कण्व घाटी रख दिया गया है। क्या, कण्व घाटी रख दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोटद्वार के आसपास का जो क्षेत्र था, यानी कि कण्वाश्रम के जो कोटद्वार के आसपास या 16-17 किलोमीटर के आसपास में क्या स्थित है दोस्तों, हमारा कण्वाश्रम स्थित है, जिसे जो हमारा महान सम्राट भरत थे उनकी जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम हमारा चौका घाट भी हम जानते हैं, कण्वाश्रम को वर्तमान में चौका घाट नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में दोस्तों स्कंद पुराण के मानस खंड में, केदार खंड में भी इसका उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि ये शिक्षा के हमारे दो प्रसिद्ध केंद्र थे गढ़वाल में। कौन कौन से, कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम, जिसमें से कण्वाश्रम जो क्षेत्र है यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, और बद्रिकाश्रम जो क्षेत्र था वह चमोली जनपद में पड़ता है। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। तो इसी कण्वाश्रम के आसपास का या कोटद्वार के आसपास का जो घाटी क्षेत्र था उसे पहले कलाल घाटी के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, कण्व घाटी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कण्व घाटी कर दिया गया है। और दोस्तों ऐसी भी घोषणा की गई है कि कुछ समय बाद कोटद्वार का नाम परिवर्तित करके भी क्या कर दिया जाएगा, कण्व नगरी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कण्व नगरी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो कलाल घाटी है इसका नाम परिवर्तित करके कण्व घाटी रखा गया। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था प्राचीन समय में कण्व ऋषि की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एग्जाम पूछा था कि कलाल घाटी कहां स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में, कण्व घाटी कहां स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में, कोटद्वार का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की गई है, कण्व नगरी करने की घोषणा की गई है। कण्व ऋषि की तपस्थली किस घाटी में स्थित है, कण्व घाटी में स्थित है। कण्व ऋषि की तपस्थली कहां पे थी, कण्वाश्रम में ही स्थित थी दोस्तों, कण्वाश्रम में ही स्थित थी। कण्वाश्रम कहां पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, चौकी घाट नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मालिनी नदी के किनारे स्थित है। कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहां पर करी, इसी मालिनी नदी के किनारे कण्वाश्रम में करी। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में यही कण्वाश्रम फेमस है। महान सम्राट भरत के मतलब जन्मस्थल के रूप में भी यही कण्वाश्रम फेमस है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रवेश द्वार कोटद्वार स्थित कलाल घाटी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, कण्व घाटी रखा गया है। कण्व ऋषि की तपस्थली कहां स्थित है, कण्वाश्रम में। भरत की जन्मस्थली के रूप में भी कण्वाश्रम को ही जाना जाता है। कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाएगा, कण्व नगरी रखा जाएगा। इतना पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज सेंटर बनाया है। तो उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों अपना पहला इको ब्रिज सेंटर बनाया है। कहां पर बनाया है दोस्तों, नैनीताल जनपद में बनाया है। नैनीताल जनपद का जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला एरिया है रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में, वहीं पर छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज तैयार किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों उत्तराखंड में इको ब्रिज की स्थापना कहां पर की गई है, नैनीताल जनपद में की गई है। और नैनीताल जनपद में भी किस राष्ट्रीय पार्क में की गई है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और इको ब्रिज पुल यहाँ पे बनाया गया है। वही पॉइंट है, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना इको ब्रिज सेंटर बनाया है, उत्तराखंड ने। कहां पर बनाया है, या उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य ने इको ब्रिज सेंटर कहां पे बनाया, नैनीताल जनपद में बनाया है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत दोस्तों जो हमारा रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन आता है उसके डुंगरी रेंज में 40 फुट ऊंचा या एक इको ब्रिज या पुल बनाया गया है, ठीक है। 40 फुट ऊंचा एक इको ब्रिज या पुल बनाया गया है, इंपोर्टेंट है। कहां पे, नैनीताल जनपद के रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के अंदर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में पहली एमएस धोनी क्रिकेट अकादमी कहां खोली गई है, तो रुड़की में। उत्तराखंड की पहली एमएस धोनी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी खोली गई है। कहां पे, रुड़की में, हरिद्वार जनपद के रुड़की में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी व गढ़वाली शब्दों को कीबोर्ड में कब शामिल, मतलब किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो गूगल के द्वारा दोस्तों। अभी हाल ही में गूगल के द्वारा कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों को कीबोर्ड में शामिल कर दिया गया है। किसमें, कीबोर्ड में, ठीक है। कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूं करंट अफेयर्स में, ठीक है। सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर थे उसमें मैंने आपको कराया था कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। और कुमाऊनी एवं गढ़वाली शब्दों को कीबोर्ड में किसके द्वारा शामिल किया गया, गूगल के द्वारा शामिल किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि अपनी सरकार पोर्टल का संबंध किससे है, तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने से है अपनी सरकार पोर्टल का संबंध। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने से संबंधित पोर्टल कौन सा है, तो अपनी सरकार पोर्टल है।
क्या ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने के संबंध में। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का पूर्णतः डिजिटल जिला जहां पर सभी कार्य हमारे ऑनलाइन होंगे वह कौन सा है। अल्मोड़ा दोस्तों ऐसा जिला है जहां पर जिसे पूर्णतः डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर सभी कार्य अब आपके ऑनलाइन होंगे। कहां पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड की पहले वेलनेस सिटी कहां खोली जाएगी। तो उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी दोस्तों ऋषिकेश में खोली जाएगी। देहरादून के ऋषिकेश में उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी खोली जाएगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में पिरूल विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ कब व किस जनपद से किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न छूट गया था, इस कारण मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। पिरूल विद्युत उत्पादन योजना, जैसे कि पिरूल से विद्युत बनाने के लिए हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी थी, जिसका पहला प्लांट कहां पे खोला जाएगा दोस्तों, उत्तरकाशी में खोला जाएगा। और कब से, मतलब कब शुभारंभ किया गया इसका, 30 सितंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो पिरूल विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ कब व किस जनपद से किया गया है, तो उत्तरकाशी जनपद से किया गया। कब किया गया है, 30 सितंबर 2020 से। यानी कि जो हमारा पिरूल होता है दोस्तों चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, सालू भी कहते हैं उसे, जहां से वो आप लोगों ने स्यूत खाए होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, उसके अंदर स्यूत होता है। ठीक है, लीसा हमारा यही चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से पिरूल भी प्राप्त होता है। उसी पिरूल से विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य ने उत्तरकाशी जनपद से किया। और कब किया, 30 सितंबर 2020 को किया है। आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से दोस्तों हमारा हेमंत पांडे जी को सम्मानित किया गया। अब ये हेमंत पांडे जी कौन है, आप लोगों ने सुना होगा, एक आर्टिस्ट है दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में कार्य करते हैं। हेमंत पांडे जी पिथौरागढ़ से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 हेमंत पांडे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है आनंद कानन एजुकेशन पार्क कहां खोला गया है। तो देहरादून में दोस्तों आनंद कानन एजुकेशन पार्क खोला गया। कहां पे, देहरादून में। अगला प्रश्न है ड्रोन महायोजना में शामिल होने वाले उत्तराखंड का पहला शहर कौन सा था। तो ड्रोन परियोजना में शामिल होने वाला उत्तराखंड का पहला शहर है हमारा क्या, नैनीताल। महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि जेलम झरना या छिलमा झील झरना उत्तराखंड में कहां स्थित है। तो ये पिथौरागढ़ जनपद के होगला ग्राम में स्थित है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, सॉरी न्यूज़पेपर्स में आया होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि छिलमा झील झरना या जेलम झरना कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ के होगला नामक ग्राम में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी को सम्मानित किया गया है। और सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा ही दोस्तों 1989 में पानी राखो आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। सच्चिदानंद भारती जी को सम्मानित किया गया, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। और इनके द्वारा ही 1989 में पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी कारण इन्हें पानी राखो आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सैल शिखर पर्वत में 21 गुफाएं स्थित है। यह सैल शिखर पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो गंगोली हाट में स्थित है दोस्तों क्या, सैल शिखर पर्वत। कहां पे, गंगोली हाट के गंगावली क्षेत्र में स्थित है क्या, सैल शिखर पर्वत। जाह्नवी नौला भी कहां, गंगोली हाट में ही स्थित है। अगला प्रश्न है देश की प्रथम रामायण वाटिका कहां स्थापित की जाएगी। तो देश की प्रथम रामायण वाटिका दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल जनपद में स्थापित की जाएगी, देश की प्रथम रामायण वाटिका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 21वीं सदी के प्रेरक आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 21वीं सदी के प्रेरक आइकन अवार्ड से देहरादून की तासी और नुक्सी मलिक को सम्मानित किया जाएगा। इंपोर्टेंट है कि 21वीं सदी के इक्कीसवीं सदी के प्रेरक ऑनलाइन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, देहरादून की तासी और नुक्सी मलिक को सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है देश का पहला HIC टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर यानी कि हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डाटा सेंटर कहां खोला गया है। तो देहरादून में ये खोला गया है क्या, देश का पहला HIC टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर यानी कि हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त डाटा सेंटर कहां खोला गया है। तो देहरादून में खोला गया है। कहां पे दोस्तों, देहरादून में। यह भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त डाटा सेंटर कहां स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। और ये क्या है, देश का पहला HIC टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डाटा सेंटर है। महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न में। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इससे पहले की वीडियो आप जरूर देख लें। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक 751 पद के लिए वीडियो की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। एक दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चंस के आसपास 10 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करते हैं। तो वो सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा। रामबाण सीरीज है, रिवीजन की दृष्टि से भी और प्रैक्टिस की दृष्टि से भी और पहली बार पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये वीडियो को देखकर आप जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर आप लोगों के इस वीडियो में रिव्यूज सही रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें। अगर अच्छे व्यूज इस वीडियो में आते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स की एक वीडियो ले आऊंगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसके इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों के पास में समय है तो आप इससे पहले मंथ्स के जो भी मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई हुई है उनको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर वर्तमान में पूछा जा रहा है, भले ही वो कोई भी एग्जाम हो। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रश्नों की।
अगला हमारा प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में उत्तराखंड के कितने अंक मिले हैं उत्तराखंड को, तो 0.277 अंक मिले हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उत्तराखंड को। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सिस्टर बाजार कहां स्थित है, तो मसूरी के लाल टिब्बा में स्थित है क्या सिस्टर बाजार। न्यूज़पेपर में आया गया था, इस कारण डायरेक्टली कर दिया है, क्योंकि आयोग पूछ चुका है दोस्तों एक बार क्या, लाल कुर्ती बाजार आयोग पूछ चुका है, जो कि कहां थी, रानीखेत में। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है यहीं से सिस्टर बाजार के बारे में भी, तो कहां है, मसूरी के लाल टिब्बा में स्थित है। अगला दोस्तों कि उत्तराखंड में ई ग्रंथालय योजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों ई ग्रंथालय योजना का संबंध है पुस्तकों से, यानी कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस या विश्वविद्यालय होते हैं, वहां पर जो पुस्तकें रहती हैं, उन पुस्तकों को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए या ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इस ई ग्रंथालय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ई ग्रंथालय योजना का संबंध किससे है, पुस्तकों को या बुक्स को जो हमारे कॉलेजेस या स्कूल्स में यूज होती है, ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने से, ताकि सभी चीजें एक ग्रंथालय पर आपको आसानी से मिल जाए। तो एक ग्रंथालय जो का संबंध किससे है, पुस्तकों से है और ऑनलाइन कराने हेतु है। ठीक है, यानी कि सभी चीजें आपको ना ऑनलाइन मतलब आपके फोन में ई ग्रंथालय ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इसका संबंध बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिबेर पंडा पिथौरागढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन है, तो वह है हेमंत कुमार पांडे जी। वह मैंने आपको बताया है दोस्तों, हेमंत कुमार पांडे जी के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है कि रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिबेर पंडा पिथौरागढ़ के वरिष्ठ विज्ञानी जिनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन है दोस्तों, हमारे हेमंत कुमार पांडे जी हैं। और यह प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं। हेमंत कुमार पांडे जी, जिन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, यानी कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 से संदीप कुमार, कौस्तुभ मिश्रा और मोनिका को सम्मानित किया जा चुका है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी क्या, कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया है, संदीप कुमार, कौस्तुभ मिश्रा और मोनिका को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन है दोस्तों, स्वामी सुंदरानंद जी है। ठीक है, इन्हें फोटो वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है और लगभग 95 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनकी एक फेमस बुक थी जो भी मैंने आपको आगे बताई हुई थी। कौन सी बुक थी इनकी, वो थी हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु। बुक के लेखक भी यही थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद करना है। और ये वैज्ञानिक वाला प्रश्न जो दोस्तों मैंने आपको बताया, वो तो आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, क्या साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार हेमंत कुमार पांडे जी को। ठीक है, और किस लैब से वो संबंधित थे, तो ये आपको याद रखना है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिबेर पंडा पिथौरागढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि खेलो इंडिया आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जोन बॉक्सिंग के सदस्य कौन नामित हुए हैं, तो पिथौरागढ़ के भास्कर भट्ट दोस्तों इसके लिए नामित हुए हैं। तो खेलो इंडिया आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जोन बॉक्सिंग के सदस्य किसे नामित किया गया, भास्कर भट्ट को, जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित है। अगला दोस्तों, वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है उत्तराखंड। क्या वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है उत्तराखंड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर आशा इंडिया अवार्ड के लिए प्रथम श्रेणी में नामित नगर पंचायत कौन सी है, तो वह है दोस्तों क्या, नगर पंचायत दिनेशपुर, जो कि कहां है, रुद्रपुर या उधमसिंह नगर जनपद की नगर पंचायत है, नगर पंचायत दिनेशपुर, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आशा इंडिया अवार्ड के लिए प्रथम श्रेणी में नामित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर आशा इंडिया अवार्ड के तहत किस श्रेणी में नामित किया गया है, तो प्रथम श्रेणी में नामित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ कब से हुआ है, 21 अक्टूबर 2020 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है। महत्वपूर्ण है, और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला दोस्तों, उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये अशोक कुमार रतुड़ी जी हैं, जो कि मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो करा चुका हूं दोस्तों। इसी के साथ मैंने एक वीडियो भी बनाई है उत्तराखंड में कौन क्या, वो आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको काफी हेल्पफुल क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब से हुआ, 8 अक्टूबर 2020 से हुआ। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे मिस हो गए थे। इंपोर्टेंट भी है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ 21 अक्टूबर 2020 और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 8 अक्टूबर 2020 से हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, सरदार पटेल लोकल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सरदार पटेल लोकल अवार्ड से अभी डॉक्टर ममता आर्य जी को सम्मानित किया गया। किसे, ममता आर्य जी को। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हमारे उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। और ये कब आयोजित होने वाले हैं, 2022 में आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। तो इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा। कौन से राष्ट्रीय खेल होंगे, 38वें, और राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया। इंपोर्टेंट है। अगला है, शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है शैलेश मटियानी पुरस्कार। और वर्तमान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया कितने शिक्षकों को, 19 शिक्षकों को। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, शैलेश मटियानी
पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और शिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और अभी शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा, 2022 में होगा और वो होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। दोस्तों यही थे हमारे दिसंबर माह के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण ये हमारी सीरीज थी करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 के सभी करंट अफेयर्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप इन वीडियोस को एक बार फिर से देख लें, अगर आपने पहले देखी हुई है और रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसमें फिर से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तब भी आपको दोस्तों ये वीडियोज जरूर देखनी है, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियोज है, क्योंकि इन वीडियो से आपका स्टैटिक जीके भी लगभग कवर होता है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको ज्यादा स्टैटिक जीके नहीं कराया है, क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स थी वो काफी ज्यादा थी और वीडियोज हमारी खाली 1 से 2 घंटे की फिर वो बन जाती, ज्यादा लंबी वीडियो भी ज्यादा सही नहीं रहती है। इस कारण मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट्स ही कराए हैं। बाकी 2 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं कराई क्योंकि पहले ही काफी लेट हो चुका है। देखिए जनवरी हमारा चल गया है, अभी हमें जनवरी के करंट अफेयर्स भी देने हैं, इस कारण दिसंबर के करंट अफेयर हमने बस इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए हैं। ज्यादा स्टैटिक जीके कवर अप नहीं हुई है, लेकिन जनवरी से आपकी पूरी स्टैटिक जीके भी कवर होगी और दोबारा से होगी। तो आप इससे पहले की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी आती है दोस्तों, लगती है, तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ साथ में, लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट्स जरूर करें। अगर आप लोगों के रिव्यूज इस वीडियो में अच्छे रहते हैं तो मैं आपको संपूर्ण 2020 का एक रिवीजन क्लास दे दूंगा करंट अफेयर्स की। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।